26 जनवरी की पूर्व संध्या पर मैंने प्रयास किया था कि एक संदेश आप तक पहुंचाऊं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी शायद 2-4 दिन बीत चुके होंगे। थोड़ा सा मैं अपने संस्थान के बारे में बताना चाहूँगा। जीवन दर्शन एक छोटा सा संस्थान है जहाँ हम प्रयास करते हैं कि जो भी आसपास के बच्चे हैं उन तक हम ठीक ठाक जानकारी पहुंचा सके। चूंकि 26 जनवरी आने वाला है तो मैं थोड़ा सा प्रियम्बल यानी कि भारत के संविधान की उद्देशिका के विषय में भी चर्चा करूंगा। जीवन दर्शन के बारे में जो भी लोग इच्छुक हैं, मुझे बहुत से मैसेजेस मिले इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और सबसे ज़्यादा जो हम लोगों तक पहुँचे वहाँ पर लोग जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली हम करते क्या हैं। 2021 के दौर में कोरोना आया और दुर्भाग्यवश हमारे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, वैकुंठवास हो गया, या वो कहें शहीद हो गए। व्यवस्थाएं चरमरा रही थीं और जो भी चीज़ें थी, मैं उस काले अध्याय को तो नहीं खोलना चाहता, लेकिन हमारा ये जो देश भारत है और इसकी जो भी 5 साल, 10,000, 5, 10,000, 20,000, 50,000 या अनंत काल से चला आ रहा है, ये जो कालक्रम है, कालखंड है, इस कालखंड में हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं उसमें 2020-21 का जो दौर था कोरोना का, वो बड़ा ही भयावह था। और उसके बाद पिताजी के स्वर्गवास के बाद मैं दिल्ली रहा करता था, अच्छा खासा जीवन था, अच्छी नौकरी थी, छोड़कर यहाँ आना पड़ा। सरकारी व्यवस्थाओं से और जो भी समाज में बैठे हैं संवैधानिक पदों पर, उनसे कुछ ऐसा राब्ता हुआ कि मैं अभी तक यहीं हूँ। मुझे कई बार ये भी कहा गया कि मैं खड़गपुर की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती छोड़ दूं। जन्म स्थान ही मेरा खड़गपुर है, जो कि पश्चिम बंगाल में एक शहर है। आईआईटी खड़गपुर का नाम आप सबों ने सुन रखा होगा। वहीं से कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा ग्राम है जहां मैं फिलहाल रह रहा हूं और ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। तो 2021 के दौर में जैसा मैंने कहा कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बिगड़ी कि उससे लड़ते लड़ते मैं, मेरी आदरणीय बड़ी बहन जी और माताश्री बहुत परेशान हो गए। और फिर हमने ये निर्णय लिया कि समाज से लड़ते हुए ही हम एक छोटा सा संस्थान भी बनाएं, और हमने अपने पिताश्री के नाम पे, जिनका नाम जीवन लाल था, जीवन दर्शन का आरंभ विधिवत रूप से किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी और भी जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है बाय द प्रॉपर चैनल वो हम कंप्लीट कर लें। विगत 15 सालों से या 20 सालों से मैं एक विद्यार्थी रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन चल रहा है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मुझे लगता है कि ये जीवन चलता ही रहेगा जब तक भी सांसें रहेंगी, और कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप इससे कोई अगर ये वीडियो देख रहा हो, आप अगर जीवन दर्शन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा एक छोटा सा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी हम अवेलेबल हैं। शनिवार और इतवार निःशुल्क सेवाएं देने के लिए ये हमेशा तत्पर रहता है, और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि शनिवार और इतवार के दिन, खास करके रविवार के दिन, जब भी हमें समय मिलता है हम बच्चों के बीच जाते हैं, अन्य संस्थाओं से मिलते हैं, और जितने भी व्यक्ति जिस प्रकार की भी सहायता हमसे मांगते हैं, जो हमारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार यथाशक्ति हम संभव प्रयास करते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगे तो शेयर करें, ना लगे ना करें। मैं भारत के संविधान से प्रारंभ करूंगा और कुछ मुद्दे मेरे पास हैं जो कि मैं प्रयास करूंगा कि आपके साथ साझा करूं। भारत के संविधान की उद्देशिका अगर अंग्रेजी में मैं एक बार पढ़ूं तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought,
expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये शायद ओरिजिनल कॉपी होगी जो मुझे इंटरनेट के माध्यम से मिली, और आप भी देख के बताइएगा कि अगर इसमें किसी शब्दों का उच्चारण गलत रह गया हो तो मैं सुधार करने की कोशिश अवश्य करूंगा। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसी का हिंदी अनुवाद है भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद। तो देखिए, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो 1970 के दौर के बाद जोड़े गए होंगे। मेरे पास असली कॉपी तो संविधान की नहीं है, और जो मेरे पास फिलहाल पुस्तिका उपलब्ध है, अगर आप देख सकें, अगर स्क्रीन पर ये दिख रही हो तो ये भारत के संविधान की एक छोटी सी कॉपी मेरे पास है, और करीब करीब 400-450 पन्ने की ये किताब होगी, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बड़े ही शानदार ढंग से भारत के संविधान की बारीकियां लिखी गई हैं, और जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो भी आपको इस किताब में मिल जाएगी। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र जनरली लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, और भी बहुत सी पुस्तकें हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं। इसमें मैं बस आर्टिकल 15 एक जल्दी से रीआइटरेट करना चाहता हूं, क्षमा करेंगे। तो आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ऐसा संविधान में लिखा है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भाग्यतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानाघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थलों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। जितना मुझे समझ में आया है एक विद्यार्थी की तरह, कानून का भी विद्यार्थी हूं मैं, कि जो भी राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें या जो भारत सरकार किसी कुएं का निर्माण होता है, तालाबों का, स्नानाघाटों का, सड़कों का, तो वहां पर कोई किसी को आने जाने से रोक तो नहीं सकता है, उसके लिंग के आधार पर, उसके जाति धर्म के आधार पर या फिर जन्म स्थान के आधार पर भी। यानी कि अगर मैं बिहार का हूं या बंगाल का या फिर पश्चिम बंगाल के साथ साथ कर्नाटक का ही क्यों ना हूं, शायद मैं हर जगह जा सकता हूं, बैठ सकता हूं, पानी पी सकता हूं, और भी बहुत अधिकार मुझे और मुझ जैसे नागरिकों को भारतीय संविधान में दिए गए हैं। इसके बाद एक अधिकार
आर्टिकल 21 के बारे में भी है, हालांकि इमरजेंसी के दौर में शायद 21 खत्म कर दिया गया था, पर पढ़ लेते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये एक आता है। इसके अलावा इस पर टिप्पणियां लिखी हुई हैं। राइट टू लिवलीहुड, राइट टू ड्यूटी ऑफ स्टेट, राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल, ओके, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। चलिए, बहुत लंबी चौड़ी है व्याख्या है इसमें। वापस आते हैं तो देखिए, अगर कानून के छात्र आप हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो 350-400 पन्ने की किताब है, जब भी आप वयस्क हों, और हो सके तो वयस्क होने के पहले ही 12-13 साल 14 साल की आयु हो, पढ़ने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें, वरना जीवन आपका कठिन होना निश्चित है। और भारतीय संविधान और कानून ही नहीं, विश्व में जितने भी संविधान हैं, जितना समय मिले उनकी कुछ मुख्य बातों को समझिए। हमारे संविधान की समालोचना, विवेचना और अगर आप कहें संरचना ही कुछ समग्र विश्व के इतिहास से और संवैधानिक किताबों से, पुस्तकों से ली हुई है। मैंने बहुत तरह के संस्थान देखे हैं। हमारा जो संस्थान है, या मैं अगर अपनी बात करूं तो विगत 10-12 वर्षों में, या शायद उससे भी पहले, जब मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, मुझे याद है आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर से मिला, बात किए। बड़ा ही चुंबकीय व्यक्तित्व, बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व। सर ने कहा था कि जब कभी भी समय मिले तो कम से कम 3 बच्चे को जरूर पढ़ाना, अपनी बातें उन तक आगे बढ़ाना, प्रयास करना कि उनके आप साथ रहें। और उन्हीं की बातों को लेते समझते हुए मैंने 2 से 3 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और घर में भी पढ़ने का ही माहौल था। नाना श्री हमारे विद्वान व्यक्ति, मामा श्री विद्वान, हमारी दीदी हिंदी में विशारद, तो इन लोगों के सानिध्य में पिताजी भी हमेशा बातें अच्छी किया करते थे, माता जी का आशीर्वाद। तो इन सबों के आशीर्वाद से और इन सबों के साथ शिक्षा ग्रहण करके मैंने भी विद्यादान प्रारंभ किया, और वो निरंतर जारी है। मैं बिहार के हर राज्य के किसी न किसी गांव में जा चुका हूं, बंगाल के बहुत सारे छोटे छोटे विद्यालयों में, झारखंड और भारत के और भी अन्य कोनों में जहां भी मौका मिला। कभी ना कभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर मेरा ये सौभाग्य रहा हो तो मैं आपके विद्यालय में भी जरूर आया हूं, कभी ना कभी जरूर आया होगा। और मैं अभी प्रयास कर रहा हूं कि हम अपने संस्थान के द्वारा अन्य वैसे सुदूर विद्यालयों में जा सकें जहां पर बड़े बड़ी संस्थाएं पहुंचती नहीं हैं, और अगर पहुंचती भी हैं तो उनका केवल व्यावसायिक उद्देश्य रहता है। मेंटल पीस पर बात होनी आवश्यक है, होनी भी चाहिए, शायद हो भी रही है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, शायद कोटा में फिर मेरा कोई विद्यार्थी या फिर मेरा कोई नागरिक जो शायद 18 साल की आयु तक भी नहीं गया होगा, उसने आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन अगर आप जीवित हैं और आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हालांकि वीडियो लंबा है थोड़ा, लेकिन फिर भी अगर आप तक मेरी ये बात पहुंच रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस पर थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं। आईटी, जेई, नीट, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, बैंकिंग, सीजीएल, रेलवेज, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो प्राइवेट संस्थान है वहां के इंटरव्यूज, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जब अगर आप कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब के भी पहले अगर आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो मैं पहले उसको बता दूं कि सबसे आवश्यक चीज है आपका जीवन। आप जीवित रहेंगे तो ईश्वर की कृपा से 70-80 साल, 100 साल का जीवन आप देखेंगे। और जो व्यवस्थाएं बना दी गई हैं समाज में, और कुछ अंग्रेजों के द्वारा भी और कुछ हमारे पूर्वजों के द्वारा भी, जैसे भी वो चिंतक रहे हों, आज माहौल बहुत ज्यादा प्रेशर का है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त,
अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, प्रेशर में हैं, IIT JEE निकलेगा या नहीं, नीट निकल पाएगा या नहीं, तो वैसे लोगों के लिए मेरा पहला संदेश है, हाथ जोड़कर विनती करता हूं मैं, कुछ भी करिए, आत्महत्या जैसे विचार आते हैं तो उस बात पे आगे मत बढ़िए, हमें कांटेक्ट करें। आपके आसपास जो अन्य पॉजिटिव बातें करने वाले लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट करें और अपनी बातों को शेयर करें, बताएं क्या तकलीफ है। जितना हो सकता है प्रयास किया जाएगा कि आपका कीमती जीवन बचाया जा सके। कोई फायदा नहीं है 10वीं मंजिल से छलांग मारना या फांसी लगा लेना या कोई और कार्य कर लेना। मैं मानता हूं जो भी हमारे बच्चे शहीद हुए हैं आत्महत्या के प्रयास में, शहीद ही कहना होगा भाई, वो लड़ रहे थे अपने जीवन में और उनका कंपटीशन शायद उनके साथ, खुद के साथ था, और वो अपने अंदर बैठे हुए उस व्यक्तित्व से शायद जीत नहीं पाए और वो शहीद हो गए। मैं तो यही कहूँगा, आत्महत्या बहुत अच्छी बात तो नहीं है कहना, तो उन्होंने आत्महत्या कर दी, आत्मवध कर दिया, आप समझे तो ये मैं सलाम करता हूँ वैसे व्यक्तित्व को जिन्होंने आत्मवध किया। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन ना करें आप आत्मवध या आत्महत्या ना करें, समय दें, खुद को समय दें। आप सोचिए आपका ये शरीर जो है, जो हर 7 सालों में बदल जाता है, कितनी ये संभावनाएं देता है आपको, कितनी तरह तरह की अनुभूतियां करवाता है, और आप उसे समाप्त करना चाह रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, प्लीज मत कीजिए। प्रेशर की बात अगर मैं दोबारा करूं, नाम लेना तो उचित नहीं होगा। अगर आप पीछे देख पा रहे होंगे तो बहुत सारी किताबें हैं, चाहे वो जैसे भी संस्थान की हो, परमादरणीय अश्शी वर्मा जी हमारे गुरु, उनकी किताबें, या फिर बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशन है, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, पर ज्ञान तो देखिए पसरा हुआ है। किताब आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोचिंग संस्थान जहां पर भी आप बैठे हैं, जो आपसे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, मैंने तो सुना है 7 लाख रुपए दे के कुछ कोचिंग संस्थानों ने ताला लगा दिया दिल्ली में, और वो गायब हैं, टीचर्स को पैसा भी नहीं दे पा रहे थे, और कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में ही IIT JEE और नीट का प्रेशर डाला जा रहा है बच्चों पर। हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेगा, बनने की आवश्यकता भी नहीं। आप एक अच्छे नागरिक बन जाएं, यही काफी है। रही बात कमाने की, तो बाबू आप डॉक्टर या इंजीनियर बन के भी उतना नहीं कमा पाएंगे जितना आज गोलगप्पा वाला कमा रहा है बिना टैक्स दिए हुए, जितना खेमचे वाला कमा रहा है बिना टैक्स दिए हुए, खुश रह रहा है। खाने के लिए 4 रोटी चाहिए, वो आपको मैं नहीं कर रहा हूं कि खेती जाके करिए आप, पर खेती करिए तो बहुत अच्छा है। करने में हर्ज क्या है? खेती जमीन है तो ठीक है, नहीं है तो इंतजाम हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आप कमा लेंगे। बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी गाड़ी में बैठकर, और एक बहुत अच्छे जीवन का जो आप सपना देख रहे हैं, रात को सोते समय 4 रोटी पेट भर जाएगा, नींद अच्छी आएगी। सिर्फ दुनिया के दिखावे में और बहकावे में, जो भी इस मोह माया में आप पड़ रहे हैं, अपने जीवन का आप नुकसान ही कीजिएगा। कोई फायदा नहीं है दुनिया को खुश करके। जय विधि राखे राम वाली बात है कि जैसे भी राम जी रखते हैं, या जिस भी धर्म और संप्रदाय से आप हो, वहां के जो भी ईश्वर हैं उनकी बात को मानिए, और कुछ धार्मिक किताबें पढ़िए, देखिए कि धर्म आपका, जो भी धर्म में आप हैं, वो क्या बताता है। और अगर आप धर्म को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, तो और अच्छा है, अब तो आपको और डरने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, जहां जाना है जाइए, अब देख लीजिए, अगर आपको संतुष्टि होती है तो मानिए आप बात, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो IIT JEE, नीट या इस तरह की जो भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें प्रेशर लेकर कुछ नहीं होने वाला। आपको फिजिक्स समझ में आती है, अच्छी बात है, मैथ समझ में आता है, ठीक है, केमिस्ट्री के प्रति लगाव है, बहुत अच्छी बात है, परीक्षाएं दीजिए। सीट आपको पता ही है कितनी होंगी, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं 5 लाख बच्चे अगर देते होंगे तो करीब 4.5 लाख सीट हो, ऐसा तो है नहीं। हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन बनेगा कैसे? क्या उतनी कॉलेजेस हैं जो कि बच्चों को वो पढ़ाई करवा सकें? बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, सरकार पैसा देती है। जो हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, आप देखे होंगे कि 10 में से 8 जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा सेवाएं तो देते नहीं हैं, और देते हैं तो बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिस करते हैं। काम सरकारी में भी कर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, क्योंकि पैसे उन्हें चाहिए, उन्होंने मेहनत की है। जो भी ओजस्वी और मेधावी छात्र हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, तो कई बार वो बाहर भी निकल जाते हैं, या अपना उनका प्राइवेट क्लिनिक ज़्यादा अच्छे से चलता है। सरकारी में उनके पास भी कुछ बाधाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो। मेरे मित्र हैं डॉक्टर्स, काफ़ी
16 घंटा 18 घंटे की जॉब है उनकी, बहुत बुरी हालत है। कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो नहीं कर रहे हैं अच्छा काम, लेकिन डॉक्टर हैं तो डॉक्टर हैं भाई। इंजीनियरों की तो हालत और खराब है, आपको पता ही होगा। 70 घंटे काम करना है, 90 घंटे काम करना है, ऐसा नहीं है। क्वालिटी वर्क आप कीजिए, जो काम आपको दिया गया टास्क खत्म होना चाहिए और एक सर्टेन टाइम में। अगर 8 घंटे का या 9 घंटे का, अगर 9 × 5 = 45 ले लें, लेबर लॉ जो भी है भारत में, उसमें अगर काम किया जाए तो उतना काफी होता है। फिर सैटरडे संडे जो है आप दीजिए, समय दीजिए अपने समाज में भी, घर में भी। जीवन भर तैयारी करिएगा, कॉर्पोरेट में जाकर के फिर आप कॉर्पोरेट मजदूर बनिएगा। और मेहनत आप कीजिएगा, कोई और जो है प्राइवेट जेट ले रहा है और बैठ के भाषण भी दे रहे हैं हमारे बुजुर्ग। मैं चेतावनी देता हूं और मैं इस मंच से उन सभी बुजुर्गों को आह्वान करता हूं कि कुछ आम लोगों को भी आप बिठाइए अपने डिस्कशन में, पैनल डिस्कशन में। पत्रकारिता का तो आपने स्वरूप देख ही लिया है। पत्रकार मुख्य बातों से हट कर जितनी भी मसालेदार बातें हैं वो चारों ओर फैला रहे हैं। कुछ पत्रकार, सारे नहीं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, किसी का नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा काम कर रहे हैं पत्रकार। चौथा स्तंभ है पत्रकारिता हमारा, लेकिन सिर्फ मनोरंजन का साधन हो गया है और पूरी तरह सरकार से पोषित है। एक सरकार केंद्र में बैठी, एक सरकार राज्य में बैठी, सबके अपने अपने मीडिया चैनल है। कोई एक पढ़ा लिखा इंसान अगर राजनीति में आने की कोशिश भी करेगा तो उसकी राजनीतिक हत्या आप जानते ही हैं कितनी आसानी से की जा सकती है, होती भी है। और अगर सर्विसेज का कोई व्यक्ति आएगा तो उसको कभी भी रिजाइन करना पड़ सकता है, उसके ऊपर कम से कम 20 मुकदमे डाल दिए जाएंगे। प्रश्न करते 7 मुकदमा, ये अंग्रेजों की प्रवृत्ति रहा करती थी और आपको अभी भी मिलेगा। अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी से प्रश्न करते हैं तो याद रखिए कि वो आपके ऊपर 4 से 15 मुकदमा तो डाल देगा और आप कोई भी संविधान की किताब या सीआरपीसी दिखा नहीं पाइएगा। आप अपना हक मांगिएगा, अगले दिन जेल में पाए जाइएगा। 4 गुंडा आएगा, पीटेगा, जेल में डाल देगा। इसलिए कहीं अकेले मत जाइए, चाहे आप कितने भी महान ज्ञानी हो, ठीक है। और क्योंकि चल जाएगा आपका 5 से 10 साल कोर्ट के चक्कर में चल जाएगा, सबका जा रहा होगा, मेरा भी गया है, अभी भी जा रहा है। 10-12 केसेस होंगे, मुझे पता भी नहीं है कितने केसेस हैं। हमारे बहुत ओजस्वी कुछ शिक्षक हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे ठोक दिए गए हैं। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी हाल फिलहाल हमने देखा, रिव्यूज आ रहे थे, बहुत ज्ञानी शिक्षक वहां गए थे, छात्र गए थे। छात्रों की मांग थी कि भाई, उनके मन में एक कुंठा थी कि ऐसा उनके लग रहा था कि शायद एग्जाम कैंसिल करके दूसरा री एग्जाम होना चाहिए। बोर्ड पूरी तरह से आगे आ नहीं रहा। मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों का आईएएस में सिलेक्शन कैसे होता है। ये जो भी आईएएस लॉबी है या आईपीएस लॉबी है, जो भी बैठे हुए हैं, पिछले 50 सालों का हमारा कालखंड रहा। मैंने एक से एक आईएएस के बारे में पढ़ा है जिन्होंने भारत की दशा और दिशा बदल दी, लेकिन ऐसे भी एक से एक रक्त चूषक एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं जो खुद को भगवान समझ रहे हैं। भाई, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप थप्पड़ चला रहे हो, ऑन कैमरा थप्पड़ चला रहे हो। कहां, किस संविधान की कौन से धारा में आपको इतना अधिकार दिया गया? सवाल पूछ रहा है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप उसको तर्क से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और अकेले में अगर वो जाएगा उठा करके आप उसको जेल में डाल दीजिएगा। 15 तरह की धाराएं दी जाएंगी, लड़का लड़की बूढ़ा जवान सबका यही हाल है। आप सरकारी पक्ष में पीछे बैठिएगा तो सरकारी मुलाजिम जब भी बैठता है, प्रश्न किया जाता है तो 5 लोग आ जाएंगे उसके साथ और वो लड़ने लगेंगे। जब 5 लोग आकर एक व्यक्ति से सवाल करेंगे तो वो आपको डांट देगा कि एक एक करके आइए। पर एक व्यक्ति जब सवाल पूछ रहा है तो 8 लोग सरकारी आएंगे और पीछे से एक गुंडा भी आएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको कोर्ट बताएगा। परम आदरणीय कोर्ट और हमारी जुडिशरी, जिस पर बहुत विश्वास है हमें, कई बार बहुत अच्छा डिसीजन वो देते हैं, मन में अच्छा लगता है। आजकल जजेस के वीडियो आते हैं और वो इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, देख करके बड़ा मन प्रसन्न होता है कि चलिए भाई, कम से कम हमारी जुडिशरी बैठी है जो कि बातें देंगी आपको करने। भाषा का विषय आपको पता ही है, ऐसे भी आदरणीय जजेस को मैंने देखा है जो आज भी भाषाओं पर वाद विवाद कर रहे हैं। वकील जो हैं वो कई बार बहुत अच्छी जिरह और बहस कर जाते हैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आता जजेस संविधान के ऊपर है या संविधान जज के ऊपर है। अगर संवैधानिक प्रक्रिया में कोई जिरह हो रही है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 मिनट में लगा दिया जाता है परम आदरणीय जजेस के द्वारा। कुछ जजेस हैं, 2-4 होंगे, सभी नहीं है। सिर्फ बोलने की आजादी है कि नहीं मुझे नहीं पता। आप कोर्ट में जाइएगा, 2 वर्ड नहीं बोलने मिलेगा आपको। वकील कीजिए, वकील बोलेगा, और वो भी वकील अगर
आपके तरह समक्ष है या फिर उतना उसके पास ज्ञान है तो शायद वो बात करे, वरना कई बार वकील भी जो है वो विद्यार्थी ही होते हैं और एक सीनियर वकील के नीचे में वो सीखते रहते हैं, आगे जाते हैं। प्रोफेशनल तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल बिहेवियर मिलेगा आपको वकीलों के बीच। और कुछ इतने महाज्ञानी वकील हैं जिनकी वजह से हमारा ये देश चल रहा है, क्योंकि वो खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। तो मैं साधुवाद देता हूं ऐसे वकीलों को जो खड़े होकर के गरीबों का केस लड़ते हैं, या जो भी अमीर हो या गरीब हो, आवश्यकता जिनको पड़ती है उनको ये कानून के महान विद्वान बचाते हैं। बात देखिए सीधी सी है, मेंटल पीस पर मैंने बात की थी और कोर्ट की तरफ थोड़ा मैं चल गया। कोर्ट की तरफ चल इसलिए गया कि हमारे आईटी में काम करने वाले बहुत से ऐसे मित्र हैं जो आज कुछ कानूनी व्यवस्थाओं के कारण, विकारों की वजह से भी सुसाइड कर रहे हैं और मुश्किल भी बहुत है इनकी हेल्प कर पाना। इनके ऊपर इतनी ज़्यादा एल्यूमिनी के नाम पर या किसी और दहेज प्रताड़ना के नाम पर, खासकर मेल्स के साथ इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जहां आदरणीय कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रही है। इतनी लंबी व्यवस्थाएं हैं और इस पर विचार करना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। टीचर्स के लिए तो हालत इतनी खराब है, आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिल जाएगा, पुलिस सर्विसेज मिल जाएगा, रेवेन्यू सर्विसेज मिल जाएगा, फॉरेन सर्विसेज मिल जाएगा, टीचिंग सर्विसेज नाम का कुछ नहीं होता है। टीचर जितना भी ज्ञानी हो, अगर वो एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बना करके 10,000 15,000 की कंपनी नहीं खड़ा करेगा, उसे कोई नहीं पूछने वाला। अगर उसको व्यूज नहीं मिलते हैं यूट्यूब पर या किसी और चैनल पर और लाख लोग उसको देख नहीं रहे, तो उस टीचर की कोई खासियत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। और एक टीचर ज्यादा से ज्यादा 30-40 बच्चे को पढ़ा सकता है। मैं भी पढ़ाता हूं, मैं विद्यार्थी हूं और मैं पढ़ाता भी हूं। मुझे लगता है 60-70 से ज्यादा बच्चे पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। 10,000 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। कितनों से कनेक्ट कर पा रहे हो आप? तो जब एक टीचर 30 से 40 लोगों से ज्यादा पढ़ा ही नहीं सकता है, तो जाहिर बात है कि भाई उसके पास बहुत ज्यादा पैसे तो आ नहीं पाएंगे। पैसे उसके पास होंगे नहीं तो भाई वो प्राइवेट अपना क्लिनिक तो खोलेगा नहीं, डॉक्टर्स की तरह, वकीलों की तरह, है ना। मैं एक से एक ऐसे टीचर्स को जानता हूं जो बहुत ही ज्ञानी है और आज अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं थी। मैं सरकारी टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं। सरकारी टीचर्स आपको पता है वो तो भाई राष्ट्रपति के बराबर कमा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा था, मुझे याद है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका मैं स्पीच सुन रहा था कि टीचर्स उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, छुट्टियां उनसे ज्यादा। मैं भारत के टीचर्स की बात कर रहा हूं, सरकारी। 10 में से 7 टीचर सरकारी पूरी तरह से करप्ट हैं और 3 इतने बेहतरीन हैं कि उन 3 टीचर्स के वजह से हम जैसे विद्यार्थी आज यहां खड़े होकर बोल पा रहे हैं। मुझे याद है हमारे आदरणीय सर थे, पाठक सर, उस दौर में भी वो कहा करते थे कि इस दौर के विद्यार्थी बड़े अच्छे हैं। हर दौर के व्यक्ति को लगता है कि उसके पहले का जो व्यक्ति था या उसका आने वाले युग का जो व्यक्ति है उससे कम जानता है, बट ऐसा नहीं होता है। पुराने युग वाले भी ज्ञानी थे, कुछ गलतियां उन्होंने की। नए युग के जो बच्चे आ रहे हैं वो आज बहुत ही शानदार तकनीकी चीजों से लैस हैं, तो उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। बहुत ज्यादा देर शायद हो जाएगी वीडियो से, मैं समाप्त करना चाहता हूं वीडियो को। मैं जीवन दर्शन से प्रकाश लाल बोल रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी ना लगे शेयर भी ना करें, कमेंट ना करें, पर पढ़िए, जानिए, कम से कम भारतीय संविधान को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए। गणित अच्छा लगता है पढ़ें, नहीं अच्छा लगता है छोड़ दें। बस इतना पढ़ लें कि चलिए 10वीं पास हो जाए आप कम से कम। 10वीं के बाद बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी होती है तो इसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छा लिखिए, स्पेलिंग में मिस्टेक्स मत कीजिए, कविताओं का पारायण कीजिए, रिसाइटेशन जिसको कहते हैं, पठन पाठन, रिसाइट कीजिए। यू विल हैव टू बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ह्यूज ऑडियंस। आपके अंदर 1000 लोगों के बीच भी बोलने की प्रतिभा होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो खैर, बात को विराम देता हूं मैं। अगर आप भी किसी स्कूल के छात्र हैं और आपको जीवन दर्शन से मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमें संपर्क करें। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक में आप डिटेल्स दे दूं। शनिवार और इतवार को हम उपलब्ध रहते हैं। मंडे से फ्राइडे मैं एक कॉर्पोरेट में अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करता हूं। बहुत ही बेहतरीन लोगों के साथ काम करता हूं, ज्ञान मिलता है। और जो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है उसमें मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं। अच्छा लगता है बच्चों के बीच रहना, परिवार के बीच रहना, दोस्तों के बीच रहना।
आपको कोई भी प्रश्न हो आप हमारे पास आएँ, अगर जो भी हमें समय होगा, और केवल हमारे पास आएँ ऐसा नहीं है, आपके आसपास और मुझसे कहीं ज़्यादा ओजस्वी और अच्छी शिक्षा लिए हुए व्यक्ति उपलब्ध होंगे, पॉजिटिव वाइब्स वाले, उन तक जाएं और मेंटल स्ट्रेस को कम करें, खुल के बात करें। कहीं कोई भूकंप नहीं आने वाला है। पास होते हैं परीक्षा में ठीक है, फेल हो जाते हैं तो भी ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, जीवन जिए आराम से आप। 10वीं का एग्जाम हो, 12वीं का बोर्ड हो, IIT JEE या फिर नीट या कोई भी और एग्जाम, पास होना फेल होना शायद नियति में होता होगा, होते हैं ठीक है, नहीं होते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। खेती करता था इंसान, मान लीजिए धान खराब हो गया तो मर तो नहीं जाएगा ना, मरता है टैक्स के बोझ तले। अगर टैक्स बहुत ज्यादा हो जाए, टैक्स तो दे ही रहे हैं भाई, जितना आज ठीक ठाक लोग कमाते होंगे हमारे जैसे लोग उतना महीने का टैक्स दे देते हैं। टैक्स देने के बावजूद भी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, फिर भी देश में बने हुए हैं, फिर भी देश के साथ रहे क्षमा करें, काम कर रहे हैं। जब तक सांस रहेगी रहने की कोशिश करेंगे। आप सबों से भी अनुरोध है कि देश को आगे बढ़ाएं। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर एक छोटा सा वीडियो मैंने डालने की कोशिश की, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तो अपनी समालोचना खुले मन से जरूर प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं प्रकाश लाल जीवन दर्शन की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।